मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी जो अनुबंध करने वाले, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति हैं उनमें किस प्रकार की योग्यता होना जरूरी है और कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के बारे में है, ये जो डिटेल है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 और 12 में दी गई है, ठीक है ना। आपने सेक्शन 10 में पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। उसमें आप एसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ते हो कि जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उनमें जो है एबिलिटी होनी चाहिए। तो आप आमतौर पर पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकते हैं, उसमें कोई भी जो मेजर है, ठीक है ना, मेजर का मतलब वयस्क व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके बाद जो साउंड माइंड का व्यक्ति है, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क का क्या मतलब है? साउंड माइंड का, जो अपना भला बुरा समझ सकता है, अपने लिए क्या अच्छा है ये जान सकता है, अपने पे क्या फर्क पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसका प्रभाव को समझ सकता है, तो वो व्यक्ति है साउंड माइंड का। इसके साथ ही जो व्यक्ति नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ ऑफ द लैंड, यानी किसी भी व्यक्ति को जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसे किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक मेजर होना चाहिए व्यक्ति, वयस्क होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क, और तीसरी बात है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, यानी किसी भी कानून के द्वारा अनुबंध करने के लिए उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तीन क्षमताएं जिसमें होती है वह व्यक्ति अनुबंध कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। इसके साथ देखिए इसका जो हम इसको जो अपोजिट करें या उसका रिवर्स करें तो देखिए समझ सकते हैं कि कौन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपने जो आयु के 18 वर्ष 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसे हम माइनर कहते हैं। इसके साथ ही यदि किसी केस में कोर्ट ने किसी के लिए जो गार्डियन है, लीगल गार्डियन अपॉइंट किया है, कानूनी संरक्षक अपॉइंट किया है किसी प्रॉपर्टी के केस में या किसी पर्सन जो माइनर के केस में, तो ऐसी दशा में माइनर जब तक 21 साल यानी 21 ईयर कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक वह मेजर नहीं होगा, तब तक वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। दो परिस्थिति है, एक में 18 ईयर्स कंप्लीट करना जरूरी है जो, और दूसरे में यदि गार्डियन अपॉइंट किया है कोर्ट ने, ऐसी परिस्थिति में उसे 21 साल यानी 21 ईयर कंप्लीट करना जरूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति है वो किसी भी कानून के द्वारा यदि उसको अयोग्य घोषित कर दिया है, डिसक्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो ऐसा व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो आप उनको किसी भी तरीके से बता सकते हैं कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये है उसका इंट्रोडक्शन। इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो लॉ बनाया गया है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के बारे में, इसका पर्पस क्या है? देखिए इसका पर्पस ये है कि जो माइनर से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स दिए गए हैं, प्रोविजन दिए गए हैं, उसका पर्पस ये है कि जो माइनर है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, कानूनी संरक्षण देना है, लीगल प्रोटेक्शन देना है उसको। दूसरा जो अननेसेसरी हार्डशिप है उससे बचाना है, सेव फ्रॉम अननेसेसरी हार्डशिप, ठीक है ना, फ्रॉम अदर पार्टीज, जो अनावश्यक रूप से अन्य पक्षकारों से उसे जो परेशानी हो सकती है उनसे बचाना है। इसके अलावा इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट पॉसिबल इन केस माइनर इज द बेनिफिशियरी, यदि किसी एग्रीमेंट में माइनर बेनिफिशियरी है यानी लाभ करने का अधिकारी है, तो ऐसी परिस्थिति में
उस एग्रीमेंट को लागू करवाना है, ठीक है ना। तो ये 3 पर्पज है माइनर से रिलेटेड जो प्रोविजन बनाने के, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी के बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो उसमें एक तो मेजर व्यक्ति है। मेजर का मतलब जिसने या तो 18 साल या 21 साल कंप्लीट कर लिए। 18 साल का मतलब क्या है कि कोई भी जनरल जो व्यक्ति है उसके लिए है, और जिस कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें कोर्ट ने जो लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है, गार्डियन अपॉइंट किया है, ऐसी परिस्थिति में उसने 21 साल 21 ईयर्स कंप्लीट कर लिए तो उसको हम मेजर कहेंगे। इसके अलावा साउंड माइंड, जिसका दिमाग स्वस्थ हो, जो सही और गलत के बारे में फैसला ले सके, ठीक है ना, अपना भला या बुरा समझ सके, तो उस व्यक्ति को हम साउंड माइंड का व्यक्ति कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी किसी भी कानून के द्वारा उसको यदि अयोग्य घोषित नहीं किया गया है तो ऐसा व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को कोर्ट ने और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होगा कि दिवालिया घोषित कर दिया। तो देखिए, जब तक वो व्यक्ति दिवालिया रहेगा, जब तक उसको इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता, दिवालियापन से उसको मुक्ति नहीं दे दी जाती कोर्ट के द्वारा, तब तक वह व्यक्ति कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, वह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अयोग्य है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर है, तो वो क्या है, अपना कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है वो खो देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल से। देखिए, यहाँ पर हम ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, नॉट कॉम्पिटेंट, यानी ये उन पर्सन के बारे में है जो अनुबंध करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जो बच जाएंगे वो सभी लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले क्या है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि माइनर है, उसको ये कानूनी जो राइट्स मिले हैं कि उस पर किसी भी प्रकार से जो एक तरीके से लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी के लिए उसको बाउंड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। बेनिफिशियरी के तौर पर कहीं पर भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन उससे उस पर लायबिलिटी है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लायबिलिटी की उससे डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा पर्सन विद अनसाउंड माइंड, देखिए, जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, यानी अस्वस्थ मस्तिष्क का, देखिए इसमें भी 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं अनसाउंड माइंड के। एक तो है इडियट और दूसरा है लुनेटिक। इडियट किसे कहते हैं कि जो जन्मजात या पैदाइशी पागल है, ठीक है ना, पैदाइशी मतलब उसका दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है, जन्म से ही, तो उसे हम कहते हैं इडियट। और इडियट व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा ही वॉइड होता है, यानी कभी भी एक इडियट व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो लुनेटिक है, लुनेटिक क्या है, एक तरीके का पागल व्यक्ति है जिसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, यानी कभी तो ठीक हो जाता है और कभी वो पागल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब उसका दिमाग सही है, साउंड माइंड है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस समय यदि उसका जो माइंड है वो साउंड नहीं है, अनसाउंड माइंड का है, अनसाउंड माइंड की स्टेज में है, तो ऐसे समय किया गया कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि यदि आप इडियट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, ठीक है ना। इडियट व्यक्ति का मतलब क्या है, जो पैदाइशी पागल है, जन्मजात पागल है, यदि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो वॉइड होता है। परंतु कई बार हो सकता है यदि वो उसका दिमाग स्वस्थ हो, ठीक है ना, ऐसी परिस्थिति में यदि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इडियट के साथ,
तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो संबंधित पक्षकार है, कंसर्न पार्टी है, वो साउंड माइंड का है। ठीक है। अब देखिए जो लुनेटिक है उसमें भी यही केस है। लुनेटिक केस में क्या होता है कि लुनेटिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है? जब वो साउंड माइंड का हो। ठीक है ना। और इस केस में क्या होगा कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तब जो व्यक्ति है उससे जो अपने आप को एक तरीके से लुनेटिक बता रहा है, अपने आप को ये बता रहा है कि मेरा दिमाग है वो स्वस्थ नहीं था, मेरा माइंड साउंड नहीं था जिस समय मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो उसी पार्टी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था तब उसका जो माइंड है वो साउंड नहीं। ठीक है ना। तो ये इडियट और लुनेटिक दो व्यक्ति हैं। ये इडियट तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। लुनेटिक है, उससे दौरे पड़ते हैं पागलपन के। तो लुनेटिक व्यक्ति केवल जब साउंड माइंड की स्टेज में रहता है, पोजीशन में रहता है, दिमाग उसका स्वस्थ रहता है, ऐसे समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो वैलिड होंगे। जब दिमाग स्वस्थ नहीं है, अनसाउंड माइंड की स्टेज में यदि वो चला जाता है, तब उस समय किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होते हैं, वॉइड अब इनिशियो। ठीक है ना। और इसको वॉइडेबल भी डिक्लेयर किया जा सकता है संबंधित पार्टीज के द्वारा। नेक्स्ट है कन्विक्टेड पर्सन। अब देखिए कन्विक्टेड पर्सन का मतलब क्या है कि एक किसी व्यक्ति को जैसे कोई कोर्ट के द्वारा कोई दोषी या अपराधी घोषित किया गया है। देखिए दो प्रकार से लायबिलिटी होती है, एक सिविल लायबिलिटी और एक होता है क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी क्या है? सिविल टोर्ट्स, जो सिविल अपराध है, नागरिक अपराध है, उनके संबंध में जो साधारण कानून है, यदि कोई व्यक्ति उनकी पालना नहीं करता, जैसे एक आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना स्कूटर चला रहे हैं, अपना बाइक चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना आपने, ठीक है ना, तो वो भी एक तरीके से अपराध है। ठीक है ना। लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? सिविल रॉन्ग। ठीक है, सिविल टोर्ट। ठीक है ना। तो सिविल उस केस में क्या है, आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है वो समाप्त नहीं होती, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं यदि आपको सिविल टोर्ट्स में दोषी ठहराया गया है, सिविल लायबिलिटी है आप पर इम्पोज की गई है। ठीक है। लेकिन इसके साथ ही क्रिमिनल लायबिलिटी के केस में यदि आपको दोषी ठहराया गया है, आप पर दोष सिद्ध हो गया है और कोर्ट ने निर्णय दे दिया आपको दोषी ठहराने के लिए, ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थिति में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर क्या, कोई व्यक्ति है मर्डर के केस में, यदि उसे जेल हो जाती है, कोर्ट ने अपना डिग्री है, जजमेंट पास कर दिया है, ठीक है ना, उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या 5 साल का 10 साल का जेल हो जाता है। या रोबरी के केस में आपने कोई डकैती की है, लूट की है, ठीक है ना, तो उस केस में यदि कोई भी इसके अलावा किडनैप किया है किसी का, तो उस परिस्थिति में भी यदि कोर्ट किसी को दोषी घोषित कर देता है, कन्विक्टेड डिक्लेयर कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति है जब तक जेल में रहेगा तब तक वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो सलमान खान है उसे जो सर्टेन पीरियड के लिए जेल में जाना पड़ा, तो जेल में जब गए थे सलमान खान, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता में नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो उनको कहते हैं एक्विटल। देखिए जब व्यक्ति की जो सजा है वो समाप्त हो जाती है और जेल से जो फ्री हो जाते हैं, तो ऐसे केस में उनको कहते हैं एक्विटल। और एक्विटल होने के बाद व्यक्ति है वो वापस जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता आ जाती है, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जब वो जेल में जाता है, ठीक है ना, अपराध उस पर सिद्ध हो जाता है, अपराधी घोषित हो जाता है, तो उस समय क्या है कि उसकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है वो सस्पेंड कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है, ठीक है ना, जब तक भी जेल में रहेगा। ठीक है। किसी व्यक्ति को यदि कोई कैपिटल पनिशमेंट मिला है, उसे यदि मृत्यु दंड मिला है, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसकी तरफ से जो उसका रिसीवर है, ऑफिशियल रिसीवर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जो अपराधी व्यक्ति है वो स्वयं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं है। ठीक है। तो जो व्यक्ति
जिसने जेल की सजा पूरी कर ली है, जेल की सजा काट ली है, ठीक है ना, किसी भी क्रिमिनल केस में, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं एक्विटल, ठीक है ना। एक्विटल का मतलब क्या होता है कि अब व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम है। अब उसके बाद नेक्स्ट है ये जो एक बात और मैं आपको बताऊं कि कई बार जो व्यक्ति जैसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, यानी दिवालिया घोषित है, जब बैंक का लोन है वो नहीं चुका पाता है, अपनी देनदारी है वो उसका भुगतान करने में असक्षम हो जाता है, तो कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। और इंसॉल्वेंट जब व्यक्ति को डिक्लेयर किया जाता है तब वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि उस समय उसकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जब वह अपना लोन वापस चुका देता है तब कोर्ट उसको जो डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है ना, जो उसका इंसॉल्वेंसी से, ठीक है ना, तब वो मुक्त हो जाता है दिवालियापन से, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके साथ ही आपको बताऊं कि जो कंपनी है, कंपनी कभी इंसॉल्वेंट नहीं होती। कंपनी यदि अपना जो देनदारी है उसको पूरा नहीं कर पाए, इंस्टॉलमेंट हमेशा व्यक्ति होता है, कंपनी बैंकरप्ट होती है, ठीक है ना। आपने ये जो नया कोड है 2016 में आया है नियम, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसमें आप डिटेल से उनके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है मैरिड वुमन। देखिए जो शादीशुदा महिला है, मैरिड वुमन, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो योग्य नहीं, किस प्रकार से नहीं है ये समझना। देखिए वैसे जो महिला और पुरुष है उसमें किसी भी प्रकार से अंतर नहीं है, बट यहाँ पर एक डिफरेंस है लॉ की नज़र में। क्या है कि एक जो मैरिड वुमन है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। पर्सनल प्रॉपर्टी जिसे हम हिंदी में स्त्री धन के नाम से कहते हैं, ठीक है ना। स्त्री धन या पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है कि जो उसके गहने हैं, ठीक है ना, या जो प्रॉपर्टी है या उसके नाम की जो प्रॉपर्टी है कि उसे बेच सकती है, उससे संबंधित कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। बट अपने जो हस्बैंड है उसकी प्रॉपर्टी को वो सेल नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि जो महिला है, मैरिड वुमन है, वो अपने हस्बैंड की एजेंट होती है, अपने हस्बैंड के लिए कार्य करती है, ठीक है ना। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि यदि उसका हस्बैंड उसे मेंटेनेंस के लिए खर्चा नहीं देता है, ठीक है ना, मना कर दे, जीवन यापन के लिए उसके जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं करता है उसका हस्बैंड, तो ऐसी परिस्थिति में जो हस्बैंड की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उनके आधार पर वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है ना। परंतु यदि हस्बैंड उसकी जो मेंटेनेंस से रिलेटेड जो जीवन यापन से रिलेटेड जो भी जरूरतें हैं यदि वो पूरा कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मैरिड वुमन है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब हस्बैंड मना कर दे, जो भी है आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो खर्चे हैं, ठीक है ना, उनका भुगतान यदि नहीं करे हस्बैंड, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन यापन से जुड़े हुए खर्चों के लिए जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इसके साथ ही नेक्स्ट है एलियन एनिमीज। एलियन एनिमी यानी जो विदेशी शत्रु है, ठीक है ना, जो जैसे यदि सरकार है, पाकिस्तान है, चाइना है, उनको यदि शत्रु राष्ट्र या एनिमी नेशन डिक्लेयर कर देती है, यदि युद्ध शुरू हो जाता है, वॉर छिड़ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप चाइना के किसी भी व्यक्ति के साथ यदि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये नियम यहाँ पर दिया गया है। और पाकिस्तान को यदि एनिमी नेशन डिक्लेयर कर दे भारत सरकार, और उसके बाद यदि आप उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, ठीक है ना। तो कोई भी शत्रु राष्ट्र के साथ या एनिमी नेशन के साथ उसके नागरिक के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है।
इसके बाद में बात करते हैं फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर एक्सेट्रा। देखिए, जो लोग फॉरेन एम्बेसी में बैठते हैं, ठीक है ना, दूतावास में जो लोग काम करते हैं, बैठते हैं, जैसे प्रत्येक देश के अंदर जो फॉरेन नेशन के हैं या विदेशों के जो दूतावास है वो कार्य करते हैं, ठीक है ना, अपनी कोई भी रिलेशन डेवलप करने के लिए एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, ठीक है ना। हमारे देश में लगभग जिनके साथ हमारे जो पॉलिटिकल जो एलाइज है, जिनके साथ रिलेशन है, ठीक है ना, उन राजनीतिक संबंध जिनके साथ हैं, उन सभी देशों के जो दूतावास है वो हमारे देश में कार्य करते हैं, ठीक है ना। और उन दूतावास में जो जो भी कंट्री है उनके लोग काम करते हैं, उनके एम्बेसडर होते हैं, तो उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये आप यदि कॉन्ट्रैक्ट करना है तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के आधार पर ही कर सकते हैं, ना आप उन्हें किसी भी एक्ट में दोषी ठहरा सकते हैं, ना ही आप उन्हें कोर्ट में उन पर केस फाइल कर सकते हैं। ये केवल तभी किया जा सकता है जब उनकी इच्छा हो या आपको केंद्र सरकार अनुमति दे, ठीक है ना। साधारण तौर पर आप एम्बेसडर के साथ या जो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव है या सॉवरेन रिप्रेजेंटेटिव है, विदेशी राष्ट्र के जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, वो भारत के फर्स्ट जो नागरिक हैं, प्रथम नागरिक, और इस आधार पर, ठीक है ना, उनके पद के आधार पर आप उन पर कोई भी है जो केस है वो नहीं कर सकते, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उनके साथ उस अवधि में भी आप, जिस अवधि में वो देश के राष्ट्रपति हैं, उस अवधि में आप यदि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैध होता है। इसके अलावा कंपनी और कॉरपोरेशन। देखिए, कंपनी और कॉरपोरेशन यानी कोई भी कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकती है, बट वो इसमें ध्यान रखना है बियॉन्ड द MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, ठीक है ना। कंपनी का जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, चार्टर डॉक्यूमेंट है, और जो MOA है, जिसको हम MOA कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके द्वारा हम कंपनी की लिमिटेशन है, उसकी जो अथॉरिटी है उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। और कोई भी व्यक्ति है या जो कंपनी है, कंपनी इटसेल्फ, वो MOA से बाहर जाकर, MOA यानी पार्षद सीमा नियम के अधिकारों से बाहर जाकर यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस, ठीक है ना, अधिकारों से बाहर। और इस प्रकार किए गए कॉन्ट्रैक्ट सभी वॉइड होते हैं। तो कंपनी है वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा कंपनी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो शादी वगैरह नहीं कर सकती। तो ये जो उन लोगों की लिस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट यदि हम करते हैं तो उसको वो वॉइड होता है, ठीक है ना। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा माइनर के संबंध में, ये इम्पोर्टेंट है। माइनर जो है वैसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो योग्य नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यदि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई ऐसा बच्चा है जो मंद बुद्धि का है, ठीक है ना, और उसका जो केयर करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो आप यदि उसे नेसेसिटीज सप्लाई करते हैं, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में आप उसकी संपत्ति से जो उस खर्चे की वसूली कर सकते हैं, लेकिन माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है। इसमें आवश्यक जरूरतें क्या है कि कोई भी बच्चा है और उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो यदि आप उसको स्कूलिंग करवाते हैं तो स्कूल का फीस आप उसकी संपत्ति से वसूल कर सकते हैं। यदि आप उसे यदि कोई कोच है, कोचिंग देने वाला है किसी गेम की, तो वो गेम के लिए जो कोचिंग फीस है वो उससे वसूल कर सकता है। यदि कानूनी स्वतंत्रता के लिए यदि कोई पैसा खर्च करे उस बालक पर,
तो माइनर पर, तो उसकी वसूली भी वह व्यक्ति कर सकता है माइनर की संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। लेकिन पर्सनली है वो माइनर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। और ये नियम इसलिए बनाए गए ताकि जो माइनर है उसे किसी भी तरीके का अननेसेसरी हार्डशिप ना हो, परेशानी ना हो, और वह अपना जीवन है आसानी से व्यतीत कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।